सबसे पहले आपको अपने बारे में जानकारी देना चाहूंगा। मैं 5 सालों से फॉरेस्ट गार्ड का काम कर रहा था। ये प्राइवेट जॉब थी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। जंगल में रहना मैं हमेशा से पसंद किया करता था। बचपन में जब मेरे पिता मुझे जंगल में हाइकिंग करने के लिए ले जाया करते थे, मुझे यही दिन का तो इंतजार रहा करता था। और जब मैं जवान हुआ, मैं बस ऐसा काम ढूंढ रहा था जिसमें मुझे जंगल में रहना पड़े। इसीलिए फॉरेस्ट गार्ड का काम सबसे अच्छा था। भले ही मैं प्राइवेट था, लेकिन फिर भी अच्छे खासे पैसे तो कमा ही लेता था। जंगल में जानवरों को भी पकड़ना पड़ता है। कभी कभी सांपों को कैद करके जंगल के बीच में छोड़कर आना पड़ता है। इसके भी पैसे बन जाया करते थे और धीरे धीरे मैं जैसे सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगा था। लेकिन कभी कभी आपने जो सोचा होता है वैसा होता नहीं। और 5 सालों बाद मेरे सीनियर से झगड़े के कारण मुझे यहाँ से निकाल दिया गया। मुझे लगा था मुझे कहीं और फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। ढूंढने लगा मैं केरल में और भी कई जगह मुझे ये फॉरेस्ट गार्ड की जॉब मिल जाए, लेकिन हर जगह भर्ती हो चुकी थी। इसीलिए मुझे लगा मुझे किसी और स्टेट में जाना चाहिए। किसी और स्टेट में जाऊंगा तो वहां शायद कोई ना कोई पोस्ट खाली होगी। इसके बाद जब 1-2 स्टेट में मैं घूमा, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक, मुझे फॉरेस्ट गार्ड की जॉब नहीं मिल रही थी। अगर जॉब मिल रही थी तो तनख्वाह इतनी कम थी कि मेरा गुजारा तक नहीं हो पाता। मैं लगभग 4 महीनों तक भटकता रहा और मुझे लगा अब मुझे कोई और काम करना होगा। ऐसा मैं करना नहीं चाहता था। ये काम मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन अचानक एक दिन जब मैं अखबार में इश्तिहार देख रहा था, एक ऐसा ही इश्तिहार मेघालय के लिए आया हुआ था। मैं हैरान, इतनी दूर मेघालय के एक फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी का इश्तिहार यहाँ क्यों, इस स्टेट में? लेकिन वो छोटा सा इश्तिहार और मैं मेघालय पहुंच गया। जंगल के बीच बसे हुए एक गांव में एक झोंपड़े में मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। फोन पर मैंने बात कर ली थी, अपने बारे में सब कुछ बता दिया था और उन्होंने कहा था फोन पर ही बताया जाएगा कि काम मिल सकता है या नहीं। मुझे हामी भरी गई थी, जिसके बाद मुझे इंटरव्यू के लिए वहां बुलाया गया। और जब मैं एक झोंपड़े की दूसरी मंजिल पर पहुंचा, सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। अब क्या बताऊं वो कितना बूढ़ा था। 90 से 95 साल का होगा। उठा नहीं जा रहा था उससे। काले रंग के कपड़े पहने, बहुत ज्यादा कमजोर, और कांपती हुई आवाज में उसने कहा था, तुम्हारा चुनाव हो चुका है। मैंने कहा मैंने अभी इंटरव्यू दी नहीं, यहाँ और भी कई कैंडिडेट्स होंगे। उसने कहा कैंडिडेट्स बहुत सारे थे, हमें बहुत ज़्यादा कॉल आई थी, लेकिन तुम्हारा रिज्यूमे देखने के बाद तुम्हारा चुनाव किया गया। क्या तुम ये काम कर पाओगे? मैंने कहा हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। उसने कहा काम सिर्फ 1 महीने का है, क्या तुम्हें ये पता है? मैं एकदम हैरान। 1 महीने का? नहीं, मैं तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए आया था। पहले बताया गया था ये एक नौकरी है, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए? ये तो छोटा सा काम हुआ ना। उस बूढ़े आदमी ने कहा काम छोटा है, लेकिन तनख्वाह 2 साल के बराबर मिल जाएगी। 5 लाख रुपए सिर्फ 1 महीने के लिए। अगर तुम हामी भरते हो तो तुम कर सकते हो, वैसे तुम काबिल लगते हो। मैं सोचता रह गया था, 1 महीने के लिए 5 लाख कौन देता है, लेकिन मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। उस आदमी ने कहा तुम्हें जंगल में 1 महीने के लिए रहना होगा। जंगल से बाहर तुम आ नहीं सकते। वहां पर एक हट बनाया गया है, यानी कि झोंपड़ा, पेड़ के ऊपर। वहीं पर तुम्हें 1 महीने रहना होगा। खाने पीने का सारा सामान वहां पर मौजूद है
और तुम्हें हर 5 दिनों में एक काम करना होगा, बहुत ज्यादा जरूरी काम। और तुम्हें पता है मेघालय में कितनी बारिश होती है। हर मुश्किल को लांघ कर तुम्हें वो काम करना होगा। 30 दिनों में 6 काम है, वो करने हैं और आधी पेमेंट तब मिलेगी। आधी अगर तुम अभी मान जाओ तो अभी मिल जाएगी। ये सुनने के बाद जो मन में ख्याल थे सभी उड़ चुके थे। मुझे ये स्कैम लग रहा था, लेकिन उसने कहा कि आधी पेमेंट पहले होगी तो मैं समझ गया। अगर अकाउंट में पैसे आ गए मतलब ये बिल्कुल लीगल काम है। और वहां मुझे क्या क्या करना होगा उसने कहा अभी नहीं बताया जाएगा, लेकिन कोई भी इलीगल काम नहीं है। कोई ऐसा काम जिसमें तुम्हें लगे कि तुम गलत कर रहे हो, तो ऐसा कोई काम है ही नहीं। तो क्या तुम काम करना चाहते हो? मैंने कहा बिल्कुल, जरूर ये काम काफी ज्यादा मुश्किल होगा और काम को करने में मुझे मुसीबत का सामना भी करना होगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम समझदार लगते हो। मेघालय के जिस जंगल में तुम्हें भेजा जा रहा है वहां बारिश लगातार होने लगती है, रुकती ही नहीं। मुसीबत वो नहीं है, मुसीबत वो 6 चीजें भी नहीं हैं जो तुम्हें लेकर आनी होंगी। मुसीबत है उस जंगल में भूत प्रेत की कहानियां सुनाई जाती हैं, वहां आत्माएं नजर आती हैं। क्या तुम उनसे निपट पाओगे? मैं एक पल के लिए थोड़ा स्तब्ध सा हो गया था। मैंने उसको कहा, क्या आप भूतों पर यकीन करते हैं? उसने कहा, मैं तो करता हूं, लेकिन तुम्हें भी करना होगा। क्या तुम करते हो? मैंने कहा, जी। वैसे सबको मैं कहता हूं कि मैं यकीन नहीं करता, लेकिन मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसे याद करके मैं कह सकता हूं ये चीजें होती जरूर है। मैं 5 साल उस जंगल में रहा था और वहां 1-2 बार भेड़िया मानव से मेरा सामना हुआ था। वो ज्यादा भयानक नहीं था, लेकिन डरपोक था, जिस कारण मैं बच गया। एक बार चुड़ैल का सामना हुआ था जो एक पेड़ पर रहा करती थी। जब भी मैं वहां से गुजरता था वो चुड़ैल मुझे देखकर मुस्कुराया करती थी। शुरू में मुझे लगा कोई पागल औरत है जो पेड़ पर चढ़ी रहती है, लेकिन एक बार जब उस पेड़ के नीचे मैं रुका था, वो छलांग लगाकर मेरे सर से चिपक गई थी, बिल्कुल चमगादड़ की तरह। वो चुड़ैल अगले 5 दिनों तक मेरे सपने में आती रही, रात को डराती रही। उसके बाद उसका सीधा समाधान मुझे करवाना ही पड़ा। एक बाबा से मैंने ऐसी विभूति ली जो अपने माथे पर मलने के साथ साथ उस चुड़ैल के माथे पर भी मली थी मैंने। फिर जो माफी उसने मांगी, वो चुड़ैल मरना नहीं चाहती थी, तड़पना नहीं चाहती थी, और उसने कहा मुझे उसी पेड़ पर वापस छोड़ दो। मैंने ऐसा किया। वो मेरी दोस्त बन गई थी। मुझे दोबारा उसने कभी नुकसान नहीं किया और कभी कभी उससे मदद भी मिल जाती थी। उस जंगल में जब कोई खो जाया करता था, मैं उसके पास जाता था, पूछता था क्या उसने यहाँ कोई हलचल देखी है। वो मेरी मदद किया करती थी। आधी रात को भी कोई जानवर मुझ पर हमला करने आता और मेरे पास कोई हथियार नहीं होता, मैं उस पेड़ पर चढ़ता और वो चुड़ैल भालू तक को मारने में सक्षम थी। इसीलिए मैं इन चीजों पर यकीन करता। तब वो बूढ़ा आदमी कहने लगा था, फिर तो काम आसान ही हो गया ना। मुझे लगा था तुम यहाँ पर काम करोगे और भूत की बात सुनते ही डर कर भाग जाओगे। जैसा ही करते हैं तो फिर अच्छा है। तुम उस जंगल में जाने के लिए तैयार हो तो अभी हामी भरो। मैंने कहा, जी हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन वहाँ क्या क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, क्या वो पहले बता देंगे? उसने एक बड़ी किताब मेरे हाथ में पकड़ा दी, रूल बुक। वहां रहने की रूल बुक, काम करने की रूल बुक, और मुझे वो पढ़नी थी। इतने में मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैंने जल्दी से जेब से मोबाइल निकाला तो 2.5 लाख मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके थे और मैं ना कैसे कर पाता। हामी भर दी मैंने और मैं कहने लगा, मैं तैयार हूं वहां जाने के लिए। उस आदमी ने अपनी गाड़ी से मुझे जंगल के बीच बने उस झोंपड़े में छोड़ा था।
6 घंटे गाड़ी चलाई थी जंगल के बीच में, और वो इतना बूढ़ा गाड़ी कैसे चला पा रहा था मैं नहीं जानता, लेकिन उसने अंधेरे में गाड़ी चलाई। उसने कहा यहाँ ज्यादातर अंधेरे में हम काम करते हैं, दिन के वक्त यहाँ काम करने में परेशानी होती है, उमस ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा लगती है। मैंने कहा ठीक है। जब उस झोंपड़े में हम पहुंचे, हर सुख सुविधा का सामान था, बड़ी सीढ़ी ऊपर से नीचे पहुंचने के लिए, और ऊपर तक कोई जानवर नहीं चढ़ सकता था। उस सीढ़ी के बिना ऊपर चढ़ा ही नहीं जा सकता था, और एक्स्ट्रा सीढ़ी आसपास बहुत ज्यादा पड़ी थी कि गलती से एक आध टूट जाए या कोई जानवर अचानक आ जाए और मैं किसी भी सीढ़ी का इस्तेमाल कर पाऊं। छोटे छोटे कमरे आसपास के कई पेड़ों पर बनाए गए थे सुरक्षा के लिए। जैसे कई छोटे छोटे ऐसे झोंपड़े पेड़ों पर थे, और बीच में रस्सियों से पुल बनाए गए थे कि ऊपर रहते हुए मैं अलग अलग कमरों तक जा सकूं, कोई परेशानी तक ना हो। उसने वहां मुझे छोड़ा और ऊपर बादल गरजने लगे थे। उसने कहा आज से पहला दिन, 30 दिनों की गिनती जारी रखना, हर चीज मिलेगी तुम्हें उस झोंपड़े में, घड़ी से लेकर कागज, किताबें, पेंसिल, पेन, वो जरूरी चीजें भी जो किताब में बताई गई है। काम याद करना, आज की रात पहली रात है और 5 दिनों बाद पहला काम करना पड़ेगा तुम्हें। पढ़ो किताब को, अब दोबारा तुम्हें 30 दिनों बाद लेने के लिए आऊंगा। खाने की हर चीज ऊपर पड़ी है, अगर और भी ज्यादा जरूरत हुई तो अलग अलग कमरों में देखते जाना। दूर दूर देखो कितने कमरे हैं। मैं दूर दूर के पेड़ों को देखता गया, कमरे इतने ज्यादा बनाए गए थे, एक एक घर जैसे, हर एक पेड़ पर दूर दूर तक हवा में उड़ता हुआ ये एक शहर जैसा था। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी गाड़ी लेकर वहां से गया, यहां बारिश शुरू हो चुकी थी और मैं इस बारिश में भीगना नहीं चाहता था। जल्दी से पास में पड़ी वो सीढ़ी लगाकर ऊपर वाले उस झोंपड़े में मैं चढ़ गया। जैसे ही झोंपड़े के अंदर गया, ये कोई साधारण जंगल में बना झोंपड़ा नहीं था, 5 स्टार होटल की तरह था। अंदर 3 कमरे, 3-4 पेड़ों के साथ जुड़ा हुआ ये बड़ा झोंपड़ा अंदर से बहुत अच्छा। किताबें, सीडीज, टीवी, हर चीज मौजूद थी यहाँ पर, लेकिन एक जरूरी चीज जो होनी चाहिए वो मेरे मोबाइल में नहीं थी। रेंज नहीं आ रही थी यहाँ। अगर मैं किसी से बात भी करना चाहता, शायद किसी से बात कर ना पाता। मैं इधर उधर फोन लेकर एक बार बताना चाहता था अपनी माँ को कि मैं यहाँ अब 1 महीना रहूंगा, लेकिन बात कर ही नहीं पाया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी माँ को पता है कभी कभी मैं जंगल में जाता हूँ तो 2-4 महीने वहाँ काम करना पड़ ही जाता है। यहाँ सिर्फ 1 महीना रहना होगा, और वैसे भी मेरे अकाउंट में 2.5 लाख तो आ चुके हैं। अगर माँ इस्तेमाल करना चाहे तो एटीएम उसी के पास तो है। बारिश बहुत ज्यादा तेज थी, लेकिन अंदर महसूस हो ही नहीं रही थी। बादल गरजते, लेकिन मैं बस उन किताबों को ढूंढता, नॉवल को पढ़ता। पहली रात मैंने ऐसे ही गुजार दी। सुबह सुबह जब मैं उठा 8 बज चुके थे। बारिश नहीं रुकी थी कल से। बादल भले ही गरज ना रहे, लेकिन बारिश हुए जा रही थी। अब मुझे लगा बारिश में तो रहना होगा। मैं अपने झोंपड़े से निकलकर उस रस्सी के पुल से अब दूसरे वाले कमरे में जाना चाहता था। वहां पहुंचा तो खाने का हर सामान, वहां पर फ्रोजन पिज्जा पड़े थे, एक और ऐसे ही घर में फ्रूट्स। मैं इसके सहारे 1 साल तक रह सकता था, इतना खाना जमा किया गया था वहां। शायद यहाँ काम इसी तरह से करना होगा। वापस मैं अपने वाले झोंपड़े में आ गया, और रस्सियों के ये पुल भी अच्छे थे, फिसलन भरे थे, लेकिन काम चलाऊ तो थे ही। अपने झोंपड़े में आकर वो बड़ी डायरी निकाली मैंने, और मैं समझना चाहता था 1 महीने में काम क्या करना है, और 4 दिन बचे हैं। मुझे पहला काम करने के लिए जंगल के अंदर जाना होगा। क्या काम है वो तो समझना होगा। मैं जब उस डायरी को खोल चुका था, उसमें कुछ नियम थे, और उन नियमों को मानना था, तभी ये काम सही से हो पाता। सबसे पहले पन्ने पर नक्शा बनाया गया था इस जंगली इलाके का, और इसमें 5 खास निशान दिखाए गए थे,
और एक बड़ा आखिरी निशान। मुझे एक एक करके उन 5 जगहों पर जाना था और 30वें दिन उस छठी जगह से कोई खास चीज़ को लेकर आना था। इसके बाद मेरा काम पूरा हो जाता। नीचे एक बड़ा सा हॉल बनाया गया था। उस हॉल में सामान रखा है। अब वहाँ से लाई गई चीज़ों को यहाँ रखना है, फिर काम खत्म होगा और मुझे छुट्टी मिल जाएगी। ये सब मुझे पूरा करना है और पहले पन्ने में सिर्फ नक्शा देख मैं समझ गया था मुझे अलग अलग दिशाओं में जाना है, लेकिन वहाँ क्या क्या मौजूद है वो आगे वाले पन्नों में मुझे पढ़ना था। अब खास नियम आए जिन्हें मुझे फॉलो करना था। यहाँ काफ़ी खतरनाक भूत प्रेत रहते हैं, उनसे बात नहीं करनी है। वो बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे। वो ऐसी कोशिशें करेंगे कि मेरा काम नाकाम हो जाए और मेरी जान तक को खतरा हो। ये हैं वो भूत प्रेत जो हर जगह देखने को मिलेंगे, लेकिन इन 6 जगहों पर अजीब अजीब भूत प्रेत पिशाच जैसी चीज़ें हैं। उनसे भी बचकर रहना है, बचकर भी रहना है और वहाँ से चीज़ें भी लेकर आनी है। खास जड़ी बूटियाँ जो सिर्फ यहीं पर पाई जाती हैं, खास धातु जो सिर्फ यहीं पर पाए जाते हैं। इन अलग अलग जगहों पर वो चीज़ें हैं और वो सारी चीज़ें 30 दिनों में इकट्ठी करनी होती हैं। हर 2-4 साल बाद उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इतने से इतने साल निकल जाते हैं। दोबारा किसी को काम पर रखा जाता है। अगर मैंने ये काम अच्छे से किया, शायद 2-3 साल बाद फिर से 5 लाख का ऑफ़र मिलेगा, सिर्फ 1 महीने के लिए। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मुझे लगा अगर मैं कहीं और काम करने भी लगा तो यहाँ आ जाया करूँगा, 1 महीने के लिए ये काम कर दिया करूँगा, 5 लाख लेकर निकल जाऊँगा और भविष्य में ये पैसे बढ़ेंगे भी महंगाई के हिसाब से। हो सकता है अगली बार 10 लाख मिले। रात के वक्त बारिश खत्म हो गई। 10 बजे के करीब मैंने बाहर वाली वो फ्लड लाइट जला दी ताकि आसपास रोशनी हो जाए। बिना बारिश के बाहर देखूं तो सही क्या है। जैसे ही झोंपड़े के बाहर निकला, मैंने इधर उधर देखा। हर पेड़ पर उल्लू ही उल्लू, सफ़ेद रंग के, और वो अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे। झुंड था पूरा का पूरा। उल्लू सिर्फ मेरी तरफ देख रहे थे और उल्लुओं की जो आंखें होती हैं वो बहुत ज़्यादा डरावनी होती हैं। उनकी आवाज़ के साथ वो घूरती हुई आंखें, सबका चेहरा मेरी तरफ था और ये चीज़ मुझे डराने के लिए काफ़ी थी। जल्दी से झोंपड़े के अंदर आ गया। मैं खिड़की से देखने लगा। वो घूरती हुई लगभग 1000 आंखें थीं। 500 से ज़्यादा उल्लू जो इस झोंपड़े की तरफ और खिड़की की तरफ टकटकी लगाए देखे जा रहे। इसके बाद जैसे मुझे लगा कि बाहर देखना ही नहीं है, सुबह निकलूंगा। डर लग रहा है। मैं 5वें दिन काम करूंगा, बाकी दिन तो काम मुझे करने नहीं। लेकिन जब दोबारा मैं उस डायरी को पढ़ना शुरू हुआ अगली सुबह, तो मैंने ध्यान दिया ये काम मुझे रात को करने हैं। दिन के वक्त उन जड़ी बूटियों की, धातुओं की पहचान नहीं की जा सकती। ये काम रात को ही करना होगा, यानी रात को बारिश वाले इस जंगल में मुझे दूर दूर जाकर सामान लेकर आना होगा। अगले दिन बारिश सुबह सुबह ही शुरू हो गई। यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। जंगल में घूमना मुझे पसंद है, लेकिन अगर बारिश रुके ही ना तो आप करेंगे क्या? और सुबह सुबह कुछ रोशनी थी। बारिश भले ही थी, मुझे लगा नीचे जाकर देखना चाहिए। जैसे ही मैं नीचे उतरा, आवाज़ें आ रही थी पास से। वो पेड़ों के पास से आ रही आवाज़ें मुझे डराने लगी और मुझे लगा क्या चीज़ है ये। मैंने आसपास भेड़ियों को देखा। 2-3 भेड़िए थे जो पेड़ों के इर्द गिर्द घूम रहे जैसे घात लगाए हो। मैं नीचे उतर आया था, सीढ़ियों से काफ़ी दूर, और मुझे पता है भेड़ियों से बचने के लिए हरकत नहीं करनी। अगर उन्हें पता लग गया इंसान आसपास है तो वो इंसानों पर हमला कर सकते हैं। ये सावधानी में बरत रहा था। पेड़ के पास खड़ा होकर मैंने देखा वो तीनों भेड़िए घूमने लगे गोल गोल, और उन्होंने जैसे मुझे पहचान लिया हो। सामने थी सीढ़ी, इस तरफ मैं, और बीच में रास्ता लगभग 100 फुट का था। भेड़िए मुझे पकड़ सकते थे। मुझे अपनी जान बचाने के लिए सबसे तेज भागना था। मैं भागा सीढ़ी की तरफ। मुझे ऊपर चढ़ना था। मुझे इस खतरे का अंदाज़ा नहीं था। मुझे कोई ना कोई हथियार पास रखना चाहिए था। ये सोचकर सीढ़ी की तरफ मैं भागा जा रहा, इतनी तेज़ कि मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल था। एक भेड़िया छलांग लगाकर सीढ़ी के बिल्कुल सामने था और मेरी फिसलन भरी उस मिट्टी पर जैसे कदम न पड़ने के कारण गिरने की नौबत आ गई। और जब मैं गिरा,
उसके जबड़े मेरे सर के पास थे और मौत मुझे घूर रही थी। उसकी वो गुर्राने की आवाज, ये भारी सी आवाज थी, लेकिन उसने मुझ पर हमला नहीं किया। वो एक तरफ हो गया। बाकी दो भेड़िए भी एक तरफ बैठे हुए देख रहे थे कि वो क्या कर रहा है। उस भेड़िए ने मुझे एक तरफ होकर उस सीढ़ी पर चढ़ने का रास्ता दिखाया। वो एक तरफ हुआ पड़ा था और मैं आराम से सीढ़ी के करीब गया। पीछे मुड़ा तो उसने मुझ पर हमला नहीं किया। वो चाहता तो मुझे मार सकता था। अगर हमला करना होता आसानी से मार सकता था। वो मुझसे बहुत ज्यादा तगड़ा था। उसकी आंखों में मेरे लिए दया दिखी थी। जिंदा छोड़ा था उसने और मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ा। जल्दी से उस सीढ़ी को एक तरफ गिरा दिया। एक तरफ रस्सियों वाली सीढ़ी थी जिससे ऊपर से नीचे उतरा जा सकता था। मैं उसे भी ऊपर तक खींच ले आया, वो ऊपर ना आ जाए। तीनों भेड़िए नीचे बैठे थे, मेरी तरफ देखे जा रहे। ऐसे देख रहे थे जैसे वो भेड़िए नहीं इंसान हो। इंसानों की आंखें ऐसी होती हैं जब वो किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, ताड़ रहे होते हैं। वो भेड़िए इतने करीब से जिंदा छोड़ने के बाद मुझे नीचे बैठे ताड़ रहे थे। मैं घबरा गया था और मैं वो रात बाहर नहीं निकला। मैं जब उसके भी अगले दिन हिम्मत बांधकर एक राइफल को अपने कंधे पर टांग बाहर निकला था, मुझे अब पता था 5वें दिन का काम तो करना होगा। पहली जगह पर जाना होगा। हो सकता है इन भेड़ियों का सामना मुझे करना पड़े। और वो उल्लू जो रात को मुझे घूरते रहते हैं, वो क्या चीज़ है, कैसे होता है। रात को बारिश खत्म हो जाती है, दिन के वक्त बारिश चलती ही रहती है। रात का वक्त था और उल्लुओं के उस भीड़ भरे झुंड के बीच से मैं सीढ़ियों से नीचे उतरे। मुझे कभी तो उन उल्लुओं से डर लगता तो कभी इंतजार रहता भेड़िए पीठ पीछे वार न करते। लेकिन काम तो करना था। इतना खतरा कभी जंगल में महसूस नहीं हुआ जो आज हो रहा था। उन पेड़ों के बीच से झाड़ियों को चीरता हुआ, हाथ में वो तेजधार हथियार जैसे औजार की तरह बना हुआ टेढ़ा सा जो झाड़ियां काटने में मेरी मदद कर रहा था, उसके सहारे में आगे बढ़ रहा। उन झाड़ियों की नोक को एक कतार में पीछे करते हुए वहां मुझे पगडंडी साफ साफ दिख रही थी। ये पगडंडी का इस्तेमाल बहुत समय पहले हुआ होगा। नीचे पत्थरों से कच्ची सड़कें बनाई गई थी, लेकिन इनका इस्तेमाल हुए समय शायद बहुत ज़्यादा हो गया था। मैंने उसी सड़क का इस्तेमाल किया आगे बढ़ने के लिए, और जैसा कि नक्शा था मुझे सही दिशा में ले जा रही थी वो पगडंडी। चलना मुझे 4 घंटे पड़ता। इतना लंबा सफ़र था, रात को तय करना था। 9 बजे चला मैं, 1 बजे के करीब उस जगह से कुछ ही दूरी पर था। मैं उस जगह पहुंच गया था। यहाँ पर एक लाल रंग का पेड़ लगा हुआ था। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में उसकी वो लाली साफ दिख रही थी। पत्ते भी लाल, तने भी लाल, और जड़ों के पास भी मिट्टी लाल हुई पड़ी थी, जैसे खून से सना हुआ वो पेड़ हो। और डायरी में इसका लक्ष्य बताया गया था। मुझे करना क्या है? मुझे एक बाल्टी में इसका रस निकालना है और इसका रस खून की तरह लाल होगा। वो बाल्टी इस रस से भर देनी है। मैंने जैसे ही एक तेज धार नुकीले चाकू से उस पर वार किया, उससे लाल रंग का खून निकलने लगा था। एक टहनी से बाल्टी भर गई। एक टहनी से इतना खून निकला। मैं सुगंध ले रहा था उस खून की, लेकिन वो अजीब सी महक जैसे खून से आती है। ये क्या खून का पेड़ है? मुझे तो ये लेकर जाना है। पता नहीं यहाँ कैसे कैसे पेड़ लगे हुए हैं। वहाँ मुझे एक काले रंग की परछाई नजर आई चलती हुई। हमेशा परछाई दीवार या जमीन पर बनती है। परछाई उठी हुई इंसानों की तरह कभी नहीं होती। ये 3D परछाई थी जो चलती हुई मेरे करीब आई, मुझे छूने की कोशिश की। मेरे कान के पास अजीब सी आवाज और मैं घबरा गया। बाल्टी लेकर जो भागा मैं, काम मेरा हो गया था। अब समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ मुझे प्रेत आत्माएं नजर आएंगी, पहले बताया गया है। भूत नजर आएंगे, पहले बताया गया है। मुझे बस काम करना है और निकलना है। पहली रात का ये काम खत्म हुआ, पहला काम खत्म हुआ। मैं भागा वहां से। आस पास से मुझे एक एक करके परछाइयां दिखने लगी।
धीरे धीरे वो परछाइयां प्रेत आत्माओं का रूप ले रही थी। लोगों के चेहरे देख पा रहा था मैं, वो भूतों को देख पा रहा था। उनके मुंह सिले हुए थे, वो होंठ हिल नहीं रहे थे, जैसे सिल दिए गए हों, धागे फंसाए गए हों। प्रेत आत्माओं को किसी ने बांधा हुआ था और मैं खून से सनी वो बाल्टी खींच कर 5 घंटे में वापस लेकर आया था। सुबह सुबह पहुंचा उस झोंपड़े में। अब उस बाल्टी को नीचे बने हुए वो बड़े से हॉल में रखा और पहली बार उस हॉल का ताला खोला मैंने। उस हॉल में काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें पड़ी थी। एक बड़ा सा पिंजरा पड़ा था। ये पंछियों का बड़ा पिंजरा लग रहा था, इतना बड़ा जैसे 8 बाय 8 का हो, और अंदर कई पंछियों के पंख भी बिखरे पड़े। वहाँ एक तरफ एक बड़ा सिलेंडर पड़ा था। वो पारदर्शी सिलेंडर था लेकिन पूरी तरह से खाली। उस सिलेंडर के अंदर काफ़ी तारें, काफ़ी पाइप लगी हुई और पीछे बड़ी मशीनरी पड़ी थी। ऐसी ही और भी अजीबोगरीब चीज़ें। मैं पहचान नहीं पा रहा था इस बड़े हॉल में अगर कोई फैक्ट्री वाला काम किया जा रहा है तो वो कैसा काम है, क्या हो रहा है यहाँ पर। लेकिन कोई भी इलीगल काम मुझे नहीं लगा। ये तो साधारण मशीनें हैं और उसमें कोई चीज़ भी नहीं है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है तो मैं इससे कोई भी संकोच नहीं कर सकता। वो बड़ी बाल्टी खून से सनी हुई, जिसे मैं खून समझ रहा था, असल में वो कौन सी जड़ी बूटी है ये तक पता नहीं, लेकिन वहाँ रख कर मैं सीधा ऊपर झोंपड़े में चढ़ गया। सुबह होते ही बारिश शुरू हो चुकी थी। भीग कर पहुंचा था मैं। अब अंदर सबसे पहले मैं नहाया। ऊपर बड़ी टंकी में बहुत ज़्यादा पानी था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि मैं पूरा महीना निकाल पाता। मुझे बताया गया था उसे पानी पीने के लिए इस्तेमाल करना है, बाकी बारिश तो होती ही रहती है, ऊपर भरता रहता है पानी के कारण वो। लेकिन मुझे नहाने के लिए पास के तालाब में जाना होगा, ये मुझे बताया गया था। मैं हर रोज़ अब उस तालाब में नहीं जा सकता। 5 दिनों तक इस टंकी के पानी से नहाने के बाद मुझे लगा अब मुझे वहाँ जाना चाहिए। दिन का ही तो वक्त है। जैसे ही लगभग 11 बजे यहाँ बादल घिरे थे और बारिश रुकने का नाम नहीं। दिन के वक्त तो बारिश रुकती ही नहीं थी। मैं नहाने के लिए उस तालाब में गया। जैसे ही उस तालाब तक पहुंचा, आसपास पेड़ लगे थे और तालाब में पानी की एक बूंद तक ना गिर रही। भले ही ये बारिश के कारण बना हुआ ही तालाब था, लेकिन पानी पूरी तरह से कांच का बना हुआ, आराम से नहाया जा सकता था, ज़्यादा गहरा भी नहीं था। मैं जब उस पानी में उतर गया, मुझे एक चेहरा नजर आया। पानी के अंदर एक लड़की का चेहरा जो डरावना सा लगा। मैं घबराया, चीखा। मैं तालाब से बाहर आ गया, लेकिन पानी के अंदर वो चेहरा नजर आ रहा था। मैं उस चेहरे को छू नहीं पा रहा, जैसे लड़की पानी के अंदर हो। जैसे ही मैं पानी में हाथ डालता, लहरें बनने लगती, वो लड़की गायब। लहरें हटती, पानी समान होता, वो दिखने लगती। वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रही, लेकिन उसके होंठ सिले नहीं थे, मुझे शब्द सुनाई नहीं दे रहे। मैं जल्दी से उस पानी से मग भर भर कर अपने ऊपर पानी डालने लगा। मुझे पता है यहाँ भूत प्रेत है, अब इनके साथ ही रहना होगा। कितने ज़्यादा हैं यहाँ पर, हर जगह। और मैं बिना कपड़ों के नहा रहा था तो मुझे शर्म भी आ रही थी। लड़की का भूत है लेकिन देखे जा रहा है बेशर्मों की तरह। नहाकर जल्दी से वहाँ से निकला और मैं झोंपड़े के अंदर आ गया। बारिश ने फिर से भिगो दिया था नहाने के बाद भी, लेकिन अब अगले कुछ दिनों तक कोई काम नहीं था। तो मैं खाता रहा, टीवी देखता रहा, फिल्में देखता रहा, खाता रहा, टीवी देखता रहा, फिल्में देखता रहा। अगले 4 दिन मैंने गुजार दिए ऐसे ही। 5वें दिन की रात मुझे दूसरा काम करने के लिए जाना था। जब मैं चलते चलते उस जगह तक पहुंच गया, और जैसा कि डायरी में बताया गया था, बड़े बड़े सेब जैसे लाल रंग के फल दिखेंगे। वो कौन से फल हैं उसका नाम तक बताया नहीं गया, लेकिन उन फलों को तोड़ कर लाना है। उन फलों को एक टोकरे में भरना है और उसके बाद वापस चलना है। मैं उस पेड़ के करीब गया, पहले फल को तोड़ने वाला था। मेरे उस शर्ट के कपड़े के बीच से हाथ निकला, यानी जहां से मेरा हाथ निकला हुआ वहीं से काले रंग का हाथ और बाहर की तरफ निकला, जैसे कोई मेरे ही कपड़ों के बीच छिपा हुआ हो। मेरी चीख निकल गई। मैंने हाथ अपना पीछे की तरफ खींचा और वो हाथ भी मेरे कपड़ों के बीच पहुंच गया। यहाँ बारिश रुक नहीं रही थी और मैंने अपने सारे कपड़े उतारे। बीच में कोई नहीं था, लेकिन उस पेड़ के ऊपर से एक आवाज आई, तुम अपने कपड़े क्यों उतारे जा रहे हो?
क्या जरूरत पड़ गई बिना कपड़ों के फल तोड़ने की? ये एक लड़की की आवाज थी और घबराकर मैंने अपने कपड़ों को संभाला, अपने शरीर को ढांका और उस तरफ देखने लगा। कौन है ये? मैंने जैसे ही लाइट उस पर डाली, काले रंग की चुड़ैल। चुड़ैल से मेरा पहले भी सामना हो चुका है, मैंने बताया आपको, ये चुड़ैल थी। मैं डर सा गया। चुड़ैल शक्तिशाली होती है और उस पेड़ पर बैठी वो हंस रही। कपड़े क्यों उतार दिए तुमने? कपड़े क्यों उतारे? मैंने कहा मेरे कपड़ों में कुछ था। उसने कहा मकड़ी वकड़ी नहीं, मेरा ही हाथ था। मेरे पेड़ से कोई फल चुराए और आसानी से मैं चुराने दूं, ऐसा नहीं हो सकता। तब मैं उससे सवाल करने लगा था, तो मुझे क्या करना होगा? क्या मुझे तुम्हें मारना होगा? और उसने हंसते हुए कहा, अपनी बंदूक से मारोगे मुझे या किसी और चीज से मारोगे? किससे मारोगे? मैं ये फल तुम्हें दूंगी, लेकिन मेरी शर्त माननी पड़ेगी। जमीन में खड्डा खोदो, एक बड़ा खड्डा खोदो मेरे लिए, उसमें एक फल को लगाना होगा। उस फल से जो पौधा उगेगा, अब उससे लगे हुए जितने फल हैं वो तुम ले जा सकते हो। मैंने कहा मुझे इतना इंतजार करना होगा? मैं पहले एक पेड़ उगाऊंगा, फिर फल लेकर जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे पौधे से ही फल लेकर जाऊंगा। और जैसे ही मैं उस फल को हाथ लगाने वाला था, उसके वो नाखून मेरे कपड़ों से निकले और मेरे गर्दन के करीब उसने गर्दन नोच ली। वो पेड़ पर ही बैठी थी, लेकिन उसके हाथ मेरे कपड़ों से बाहर आए थे। गला घुट रहा था और मैंने वो फल को छोड़ दिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। सांस नहीं आ रही थी मुझे और उसने मुझे छोड़ा और फिर कहने लगी, ले लो फल। अगर वो फल तुमने तोड़ दिया होता तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ चुकी होती। सौदा मंजूर है तो सौदा अपनाओ। मैं अब मजबूर था, क्या करूं? फल कैसे लेकर जाऊं? और उसने कहा, तुम्हें जैसा कहा है वैसा करो, तुम्हें फल मिल जाएगा आज की रात ही। अब उसने ये कहा था, मुझे लगा उसकी बात माननी होगी। मैंने बड़ा खड्डा खोदा। अब उस बड़े खड्डे को खोदने के बाद उसने मुझे एक फल तोड़कर पकड़ाया, खुद पकड़ा दिया था। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस फल को लेकर भाग जाऊं, लेकिन एक से काम नहीं बनेगा। बताया गया है कि टोकरी भरनी है, टोकरी कैसे भरूंगा? मैंने वैसा ही किया जैसा उस चुड़ैल ने कहा। खड्डे के बीच में वो फल को रखा, मिट्टी से ढांक दिया। फिर मैं उसकी तरफ देखने लगा, अब क्या करूं? इससे पौधा कब उगेगा? और उससे पौधा 10 सेकंड में उगा, ऊपर की तरफ बढ़ा, मुझे 5 फुट ऊपर उछाल दिया और मैं वहां खड्डे में जा गिरा। फिर से वो पेड़ ऊपर की तरफ गया और भर भर कर फल उस पर लग गए। इतनी जल्दी पेड़ लगा, इतनी जल्दी फल लगे, पता ही नहीं चला। और तब सामने से वो चुड़ैल कहने लगी थी, ये तुम्हारा पेड़ है, जो मर्जी करना चाहो कर सकते हो। वो मेरा पेड़ था, मेरी मर्जी जो मैं करना चाहूँ। तुम्हारे पेड़ से तुम्हारा कोई फल चुराए तो तुम उसे मारने का हक रखते हो। उसी तरह मेरे पेड़ से कोई फल चुराए, मैं मारने का हक रखती हूँ। लेकिन उधार दिया तुम्हें फल, अब अपने पेड़ से एक फल तोड़ कर दो मुझे मेरे पेड़ पर लगाने के लिए, जो तुम्हें उधार दिया था। मैंने उस पेड़ से फल तोड़ा, उसकी तरफ फेंका और वो फल उड़ता हुआ उसी जगह लग गया जहां से उसने मुझे तोड़ कर दिया था। इसके बाद मैं उसको पूछने लगा, अब क्या मैं इस पेड़ से फल तोड़ सकता हूँ? उसने कहा, हाँ तोड़ सकते हो, ये तुम्हारा ही पेड़ है। मैंने जैसे ही पहला फल तोड़कर टोकरी में रखा, टोकरी भर गई। एक ही फल के जैसे कई हिस्से हो गए, वो कई फल अपने आप बनते गए, पूरा टोकरा भर गया। मैं अब देख रहा, ये तो एक फल था, ये इतने कैसे बन गए? उसने कहा, यही तो जादुई फल है। ये फल रूह को शरीर से अलग करता है, अपने भी कई रूह रूप बना लेता है। जैसे ही टोकरी से एक फल निकाला, वो सारे फल गायब, सिर्फ एक बन गया। जैसे ही टोकरी में डाला, वो बहुत सारे फल बन गए, टोकरी भर गई। इसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा, मुझे टोकरी भरकर लाने के लिए कहा गया, लेकिन इसमें सिर्फ एक फल आ रहा है। उसने कहा, टोकरी तो भर गई, काम तो तुम्हारा हो गया। जो भी यहाँ से लेने आता है एक ही लेकर जाता है, एक से टोकरी भर जाती है। अब मैं उस टोकरी को लेकर इधर आ रहा और उधर मेरा ये फल जब पेड़ से दूर हुआ, तभी वो पूरा का पूरा पेड़ गल गया,
खड्डा भर गया और वो मुस्कुराती हुई कहने लगी, फिर मिलेंगे, मौका मिला तो। मैंने कहा कोई बात नहीं, 4 साल बाद फिर से आऊँगा। ये कहकर वहाँ से मैं निकल आया। उस टोकरे को मैंने हॉल में रखा और अब मैं सोच रहा ये फल अब 30 दिनों में गल तो नहीं जाएगा, लेकिन उस डायरी में बताया गया था मेरा काम फल को उस बड़े हॉल में रखने का है, बाद में गलता है या नहीं वो मेरा काम नहीं। उसके बाद अगले 4 दिनों तक आराम, कोई काम नहीं, सो खाओ, यही काम करते 5वां दिन आ गया। अब ये 15वां दिन था और तीसरा काम रात के 8 बजे ही मैंने तैयारी कर ली थी। रात को मैं चल पड़ा उसी तरफ। अब जिस पेड़ से मुझे लकड़ी लेकर आनी थी उस पेड़ के पत्ते और लकड़ी काफी अजीब होने वाली थी। मैं जब उस तरफ बढ़ रहा था मुझे प्रेत आत्माएं, कई और आत्माएं नजर आ रही थी। वो जैसे मुझे डराने की कोशिश कर रही, लेकिन हर किसी की उंगली एक तरफ, एक उत्तर दिशा की ओर जाने वाले रास्ते की तरफ हर किसी की उंगली मुझे वो वहां जाने को कह रहे थे। और जैसा कि मुझे बताया गया, किसी पर भरोसा नहीं करना है। वो मेरी रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, बहकाएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, लेकिन बात नहीं माननी। मैंने अनदेखा किया उन्हें। मैं अब उस बड़े पेड़ के पास पहुंचा जिसकी लकड़ी अजीब थी। उस पेड़ पर हर जगह मुकुट ही मुकुट बने हुए और पत्ते सिर्फ मुकुट पर ही लगे हुए। ऐसा कंटीला मुकुट था जिसे जो पहने वो कांटे उसे बहुत ज्यादा चुभेंगे। वो मुकुट मुझे लेकर आना था। जैसे ही मैं मुकुट उतारने ही वाला था, वो पेड़ मुझे जड़ों से लपेटने लगा। मेरी टांगे जकड़ ली। मैं बस एक मुकुट उतार कर उसे बक्से में डालकर लाने की कोशिश कर रहा था। उस लकड़ी के गोल गोल कंटीले मुकुट के ऊपर पत्ते लगे, बस एक मुकुट की जरूरत थी। मैं उन जड़ों से जैसे बचता उन्हें काटता जल्दी से एक मुकुट पेड़ से उतार पाया था और वो जड़ें मुझे खींचने की कोशिश करती रही। मैं लड़ा 15 मिनट तक और एक वैसे मुकुट को टोकरे में डालकर वापस आ गया। 15वें दिन का ये तीसरा काम भी पूरा हुआ। मैंने हॉल में उस मुकुट को रखा और मैं घबरा गया था। काम काफी मुश्किल भरा है। जड़ें अगर खींच लेती मुझे जमीन में दफना देती और क्या पता मुझे मारने की कोशिश थी है। कैसा काम है, कितनी अजीबोगरीब चीजें हैं। आखिर इस मुकुट का मैं क्या करूंगा? वो आदमी इस मुकुट का क्या करेगा? एक खून, एक फल, एक मुकुट और आगे क्या चीज है, पढ़ूं तो जरा। 4 दिनों तक उस डायरी में आगे पढ़ा मैंने क्या करना है। ये काफी ज्यादा पन्ने थे, काम शायद ज्यादा मुश्किल था। फिर से 20वां दिन आ गया। अब 20वें दिन की रात मुझे ये चौथा काम करना था। अब मुझे एक ऐसे पेड़ पर जाना था जहां पर बड़े बड़े कागज लटके हुए होते हैं। ये A4 साइज के कागज उस पेड़ से निकलते हैं, जैसे खुद ब खुद बनाए गए हों। ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे नजर आएंगे, उस पर कई सारी मुहरें लगी होंगी। अब एक ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट जैसा वो पन्ना उतार कर लेकर आना है। मैं जब वहां पर पहुंचा, प्रेत आत्माएं भरी पड़ी थी, भीड़, और मुझे पता था खतरा यहां भी अजीबोगरीब सा होगा। काम इतना आसान तो होने वाला नहीं। 5 लाख मिलेंगे। मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को उस पेड़ से आसानी से उतार पाया। किसी ने कोई हमला नहीं किया। कागज आसानी से मेरे हाथ में था, जिसे लेकर मैं वापस आ रहा और बार बार देख रहा, यहाँ खतरा क्या है, क्या है खतरा, कब आएगा सामने। लेकिन खतरा सामने नहीं आया। लेकिन वो प्रेत आत्माएं, वो भूत सिले हुए मुंह और उंगली का इशारा मेरे लिए उस दिशा में जाने के लिए। मैं नहीं जाने वाला उस दिशा में, वहां खतरा है, मैं जानता हूँ। ये मरवाएंगे मुझे, इन पर भरोसा नहीं। मैं उस पन्ने को लेकर उस हॉल में रखकर अब सीधा पहुंच गया उस झोंपड़े में। खाया पिया सोया, खाया पिया सोया, फिल्में देखी। इस तरह 25वां दिन और ये 5वां काम था मेरे लिए। ये मुश्किल से मुश्किल काम और इसके बाद आखिरी काम 30वें दिन का। बस फिर पैसे मेरे, आराम करो। 5 लाख से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। 25वें दिन रात के वक्त, अब पिछले 2-3 दिनों से बारिश हो ही नहीं रही थी। मैं जब उस पेड़ तक पहुंचा, यहाँ 25वें दिन का काम था एक कलम को लेकर आना एक पेड़ पर। ये कलम एक औषधि की तरह है, ये बताया गया था उस डायरी में। लेकिन ये नहीं बताया गया, ये कलम लेने से पहले ये पेड़ के ऊपर के जिन्न से मुझे अनुमति लेनी होगी। जैसे ही कलम उतारने वाला था, एक भयानक आवाज ने मुझे डरा दिया। तुम इस कलम का क्या करोगे? मैंने कहा, तुम कौन हो?
तुम कौन हो? कहां से आई आवाज? उस जिन ने कहा, मैं एक जिन हूं, ये पेड़ मैं हूं। ये आवाज पेड़ से आ रही थी। उस पेड़ का आकार इंसान जैसा था, जिस पर कई कलम लगी हुई थे। मैं जवाब क्या देता, मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैंने कहा, मैं कलम लेने आया हूं, मुझे सिर्फ एक कलम चाहिए। उसने कहा, ये रूह का सौदा करने वाली कलम है, क्या करोगे? तुम्हें पता भी है इसका इस्तेमाल क्या होता है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे काम दिया गया है और ये औषधि की तरह इस्तेमाल की जाएगी। इसके आगे क्या काम होगा मैं नहीं जानता, बस इस कलम को लेकर जाना है। और हंसते हुए उसे जिन ने कहा था, ले जाओ, ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। मैं उस कलम को उस पेड़ से तोड़कर ले आया। रास्ते में वो खड़ी हुई उंगलियां दिखी थी मुझे। काम हो चुका था मेरा 25 दिनों का। अब 30वें दिन जो काम होगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हॉल में करना है मुझे। यानी सारा काम तो हो गया जाने वाला। कलम रखी मैंने हॉल में और उसके बाद फिर से झोंपड़े में चढ़कर अब मैं बोरियत का एहसास कर रहा था। काम तो खत्म हो गया, अब आखिरी काम 26वें दिन करवा लेना चाहिए था। 30 दिनों का इंतजार क्यों? 30 दिनों में क्या होगा? अब 26वें दिन मुझे लगा, दिन के वक्त बारिश तो हो नहीं रही, लेकिन घुप अंधेरा जरूर हो जाता है दिन के वक्त। यहाँ बादल घिरे ही रहते हैं। अब दिन के वक्त घूम कर आता हूँ। मैं घूमने लगा उन भूतों, प्रेतों, चुड़ैलों के बीच, जैसे वो भी मुझे परिवार का हिस्सा लग रही थी। भेड़िया मानव जो बात नहीं करना चाहते थे और बहुत गुर्राते। तब मैं थोड़ा सा शर्म खाकर दूर हो जाता। रूप बदलते वो शर्माते थे, तब गुस्सा आता था उन्हें। मैं उनसे दूर रहता। किसी चुड़ैल प्रेत ने मुझ पर हमला नहीं किया। कोई भी बात नहीं करना चाहता था। किसी बाहर वाले से बात करना शायद वो सही नहीं समझते हो। इशारे वो प्रेत आत्माएं करती थी जिनके मुंह सिले हुए थे, लेकिन वो बात नहीं कर पाते, शब्द समझा नहीं पाते। लेकिन उनका इशारा हमेशा एक दिशा में रहता। वो मुझे उस पगडंडी पर जाने के लिए कह रहे हैं या वहां कुछ और है। देख कर आता हूं। डायरी में कहा गया था, उस बूढ़े ने बताया था। उनकी बात पर भरोसा नहीं करना, लेकिन मुझे लगा देख कर तो आता हूं यहाँ चल क्या रहा है। ये मुकुट, ये कलम, ये कागज, ये फल, ये खून, इसका क्या होना है मैं नहीं जानता। तो यहाँ भी जा आता हूँ। कह दूंगा भूला भटका चला गया था। रोका तो कहीं नहीं गया कहीं जाने से, तो घूम कर आता हूँ। नक्शे में उस दिशा के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। वहां वीरान जंगल है, बस ये ही था। चलते चलते पगडंडी मुझे कहां तक ले गई मैं नहीं जानता, लेकिन उस जगह खंडहर में, जैसे पुराने जमाने का कोई किला हो, मैं उस खंडहर में सामने पड़ी एक लाश देख रहा था। इंसानी लाश। मेरे हाथ पांव फूल गए। क्या है ये, क्या है ये? जैसे ही मैंने उस लाश को पलट कर देखा, ये उस बूढ़े आदमी की लाश थी। उसका वो सड़ा हुआ चेहरा, भयानक गंदा सा चेहरा मैं पहचानता हूँ। उसके हाथ में एक डायरी और वो मौत के घाट वहां पड़ा हुआ। ये क्या? ये तो मारा गया, बाकी पैसे कौन देगा? ये बूढ़े ने बताया खुद नहीं, यहाँ खुद आ गया बिना मुझे बताए और मारा गया ठंड के कारण। अब मरने की उम्र है तो मर ही गया ना। लेकिन अब मैं क्या करूँ? अब काम 30वें दिन होगा या नहीं होगा कौन बताएगा? डायरी में तो लिखा नहीं गया। वो बूढ़ा कह रहा था खुद आकर बताएगा, तो वो तो मरा पड़ा है, अब क्या करूं? उसके बाद मुझे बहुत मायूसी हो रही और मायूस होकर मैं वापस आ गया। डायरी मेरे पास थी। अब उसके अगले दिन 27वें दिन मैं वो डायरी को पढ़ना चाहता था, लेकिन एक बार उस खंडहर में फिर जाना चाहता था। मैं उस खंडहर में जाता जाता बस देखता गया कितनी प्रेत आत्माएं जो मुझे इशारा कर रही। हर प्रेतात्मा का मुंह क्यों सिला है? मैं जब उस दिशा में चलता गया, उस लाश के आगे खंडहरों में मुझे एक और लाश मिली। उस बूढ़े के हम शक्ल की लाश, बिल्कुल वैसा सिकुड़ा हुआ जैसे उसका कोई जुड़वा भाई हो। वहां आगे खंडहरों में उसके जुड़वा कई मिले थे। लाशें गिरी हुई, शरीर सड़ नहीं रहे थे। इतना बूढ़ा कि कीड़े भी क्या खाते, बचा ही नहीं था कुछ। बस कैसे जिंदा था कोई नहीं जानता। जैसे उस बूढ़े के इतने ज्यादा हम शक्ल। अब मुझे लगने लगा वो लाश भी उस बूढ़े की नहीं। उसके जैसे दिखने वाले कई लोग यहाँ क्यों हैं? लाशें ही लाशें।
अब मुझे लग रहा था ये कोई गलत काम है और ये 27वें दिन जाकर लगा। लेकिन अब जैसे हाथी निकल चुका है, पूंछ बची है, तो मुझे बाकी 3 दिन भी काम करना चाहिए, इंतज़ार ही तो करना है। ये वही बूढ़े हैं या नहीं मुझे नहीं पता। इनमें से कौन वो बूढ़ा है ये भी मैं नहीं जानता। वो जिंदा है या नहीं, कई सवाल थे, जवाब समय के साथ मिलते। मैं वापस आ गया। वापस आकर मैं वो डायरी पढ़ रहा था। शायद यहाँ जाने से मुझे मना किया जा रहा था, शायद मुझे बहकाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, लेकिन सच मैं भी जानना चाहता हूँ। वो डायरी मैंने पढ़नी शुरू कर दी। मुझे लगा उस डायरी में कोई काम की चीज़ मिलेगी, लेकिन उसमें कहानी थी किसी लड़के की, मुकेश जो एक गांव में रहा करता था, गांव में काम किया करता था, जंगल से लकड़ी लाया करता था, पढ़ता था, बीए करने के बाद काम ढूंढ रहा था और उसे काम यहाँ पर मिला। यहाँ 30 दिन का काम। उसने एक एक दिन के बारे में लिखा था, क्या क्या वो करता, और मैं पेज पलटता गया। कैसे कैसे उसने ये सब किया, जैसे मैंने किया वैसे उसने किया। 30वें दिन तक वो इंतजार कर रहा था आखिरी काम क्या है, और 30वें दिन का पन्ना भरा नहीं था। 30वें दिन का पन्ना भरा नहीं था, यानी ये जो भी है, 30वें दिन उसने इस डायरी में लिखा क्यों नहीं? क्या वो वापस चला गया या नहीं? उसके साथ क्या हुआ? मेरी दिमाग की घंटियां बजने लगी थी। भूत प्रेत का मामला है, कुछ भी हो सकता है। और उस बूढ़े की लाश, वो बूढ़े की कई लाशें क्यों हैं वहां पर? क्या चल रहा है? मैंने 28वें 29वें दिन इंतजार किया। 30वें दिन मैं भी तैयार था। मैं सोचकर बैठा था कुछ भी हो सकता है, मुझे अच्छे से समझ कर करना होगा जो करना है। 30वें दिन उस हॉल में मैं इंतजार कर रहा था उसका। उसे शायद ये पता नहीं कि मैं कई चीज़ें जानता हूँ जो मुझे नहीं जाननी चाहिए थी। वो मुंह सिले हुए मुझे इशारा करके बता रहे थे उस तरफ जाने के लिए, और उसने कहा था उनकी बात नहीं माननी है। मैंने मानी थी। कई चीज़ें पता लगी मुझे। जब वो बूढ़ा वहाँ चलकर आ रहा था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, जैसे मौत करीब हो उसके, और उसने कहा, बहुत अच्छे, तुमने काम कर दिया, अब 30वां दिन है, जल्दी से काम करो मेरा, जल्दी से करो। मैंने कहा, क्या करना है? उसने कहा, कपड़े उतारो और वो खून वाली बाल्टी से नहाओ। सबसे पहले उसे अपने पूरे शरीर को धो। करो, जल्दी करो। मैंने वैसा किया जैसा उसने कहा। 30वें दिन का काम। उसके बाद उसने मुझे कहा, अब तुम्हें वो फल खाना होगा। मैंने वो फल भी खाया। उसके बाद उसने कहा, वो मुकुट तुम्हें सर पर पहनना होगा। मैंने वो मुकुट सर पर पहना। फिर उसने वो कागज आगे रखवाकर वो जिन्न की कलम से कहा, उस पर दस्तखत करो, करो दस्तखत। अब मैं दस्तखत करने से पहले सवाल कर रहा था। जिन्न ने मुझे कहा, ये रूह को देने वाली कलम है, क्या मेरी रूह तो नहीं चली जाएगी? मुझे दस्तखत करने चाहिए या नहीं? मैंने मना कर दिया। तो उस बूढ़े ने कहा, दस्तखत तो करने होंगे, दस्तखत तो करने होंगे। उसने अपनी जेब से एक खंजर निकाला, ये अजीब सा हड्डी से बना हुआ खंजर। उसने कहा, दस्तखत करने के बाद इस खंजर से अपनी उंगली पर जरा सी चोट पहुंचाना, खून निकलेगा, उसे इस कागज पर लगा देना, बस काम खत्म, चले जाना, फिर चले जाना यहाँ से। मैंने वो दस्तखत नहीं किए और मैंने कहा, मैं नहीं करने वाला, मुझे नहीं पता, यहाँ कुछ गड़बड़ है, मैं ये काम नहीं करने वाला। मैंने जल्दी से कपड़े पहनने शुरू कर दिए और वो गुस्से में आ गया। तो मैं दस्तखत भी करने होंगे, खंजर से खून भी निकालना होगा, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, करो करो। मुझे वो ये कह रहा था और मैंने साफ मना कर दिया। मैं वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन उसका वो भयानक रूप नजर आया। वो कुरूप था, लेकिन और कुरूप हुआ। उसके छोटे छोटे पंख, बड़े बड़े दांत। वो एक पिशाच था, एक वैम्पायर, और वो भयानक बूढ़ा अब थोड़ा अकड़ गया। वो मुझे पकड़कर जैसे मुझे मारना चाहता था, और मेरे हाथ में कोई और चीज़ नहीं आई, वो खंजर आ गया। ये भयानक पिशाच, इसे तो मार ही देना चाहिए। मैंने वो खंजर उसकी छाती में घोंपा और घोंपते घोंपते उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद वो वहाँ पड़ा, धीरे धीरे
राख बनने लगा। राख बनता बनता सिकुड़ता हुआ जैसे खत्म हो गया। वहां सिर्फ राख बची थी। मेरे 2.5 लाख भी गए। वो मुझे यहाँ फंसा कर चला गया। अब मैं क्या करूं? 30वें दिन का काम खत्म हो गया। अब मुझे क्या चले जाना चाहिए? गाड़ी बाहर खड़ी थी। मैं एक बार दोबारा जंगल में जाना चाहता था जवाब जानने के लिए। जब मैं जंगल में गया, वहां वो प्रेत आत्माएं जिनके मुंह सिले थे, अब वो सिले नहीं थे, होंठ खुले थे। और वो भीड़ मुझे प्रेत आत्माओं की घेर चुकी। और उनमें से एक लड़की की प्रेत आत्मा जो मुझे उस तालाब में दिखी थी, मुस्कुराती हुई, शुक्रिया, तुमने हमें आज़ाद किया। वो एक पिशाच था जो पिछले कई 100 सालों से हर 4 साल में किसी को यहाँ बुलाकर वो काम करवाता था। वो पेड़, जिन्न, चुड़ैलें, वो भेड़िया मानव उसी के थे। और ये काम 30 दिनों का होता हमें हमारी आत्मा देने के लिए। सब ने आत्मा दी, हम सब, वो लाशें हमारी थी जो उसके जैसी बन जाती और वो हमारा रूप ले लेता। 4 साल तक जीता, फिर वैसा बूढ़ा बनता, फिर किसी को यहाँ बुलाता, काम करवाता, आत्मा लेता, उसके शरीर में जाता और अपने शरीर को त्यागता, वहाँ लाशों के ढेर में फेंक देता। वहाँ जितनी लाशें थी वो उसी की थी। नए नए शरीर में जाकर वो पिशाच रूप पिशाच था जो रूप बदल सकता है। वो खून नहीं पीता, वो शरीर पीता है। और हम सब मरने के बाद ही जान पाए उसका अंत उसके खंजर से किया जा सकता था। उसे मारने का एक ही तरीका था और दुर्भाग्यवश उसने वो खंजर हम हर किसी को दिया था। किसी में हिम्मत नहीं हुई, कोई समझ नहीं पाया और तुमने गलती से उस खंजर से उसको मार दिया। हमें भी आज़ाद किया और उसका भी अंत हो गया। ये तुम्हारा 30वें दिन का काम उसका हमेशा अंतिम काम बन गया। वो प्रेत आत्माएं मेरे सामने ही वहां से लोप हो गए थे। मैं नहीं जानता वो पेड़ अब भी मौजूद हैं या नहीं, लेकिन वो गाड़ी लेकर मैं बस उस जंगल से बाहर भाग निकला था। मौत को छूकर आया था, वरना मेरी भी लाश वहां पड़ी होती और मैं मुंह सिला हुआ प्रेत आत्मा बना उसी जंगल में भटक रहा होता। दोस्तों, ऐसी और भी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी हंगर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।